स्टूडेंट्स क्या हाल है सबके? बढ़िया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स सॉलिड स्टेट का लेक्चर 7 लेके आ रहे हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स लास्ट लेक्चर में कवर अप करा दिए थे। तो इस लेक्चर से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, वो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे कि कौन सा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, कौन से डिफेक्ट को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में ग्रुप कर सकते हैं, और समझते हैं कि क्या क्या ये सब चीज़ें हैं एक एक करके। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिन्होंने समझा था उन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent element in a non-stoichiometric ratio due to the defects in their crystal structure। सबको पता है, हमें सबको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस पैकिंग हो रखी होती है उनके अंदर। तो लैटिस पैकिंग में ही जब डिफेक्ट आ जाता है कुछ, तो जो उनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी सॉलिड जिसके अंदर वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया किसी डिफेक्ट की वजह से, उन सब डिफेक्ट्स को मैं क्या बोलूँगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलूँगा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स नाम से याद रखना है तो आपको कन्फ्यूजन होगी, नाम उल्टा है। स्टोइकोमेट्रिक में चेंज नहीं होती है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में चेंज होती है। ठीक है, इस तरीके से। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो तरीके का होता है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज़्यादा हो गया, एक आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो गई उसके अंदर। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हम दो तरीके से कवर अप करेंगे। पहला एनायनिक वैकेंसीज से, उसे देखते हैं कि किस तरीके से एनायनिक वैकेंसीज से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। हमने क्या करा, एक NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया। क्रिस्टल सब समझ पा रहे होंगे। अब क्रिस्टल का मतलब मैंने कुछ इस तरीके का एक क्यूब ले लिया, सपोज करिए। ठीक है, मैंने एक क्रिस्टल ले लिया जो कि NaCl का बना हुआ था, या आप क्रिस्टल समझ लीजिए, छोटे दाने की तरह समझ लीजिए। मैंने क्रिस्टल ले लिया NaCl का और उसे हीट कर दिया। कहाँ हीट करा है? एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करा जहाँ पे सोडियम वेपर प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? सोडियम वेपर्स प्रेजेंट थे, वेपर प्रेजेंट थे सोडियम एटम के। तो क्या होगा, द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो सोडियम एटम्स हैं वो क्या होने लगेंगे, क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेंगे। कौन से सोडियम एटम? ये वाले। ठीक, द क्लोराइड आयन डिफ्यूजेज ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद द Na एटम्स टू गिव NaCl। एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गया कि ये जो सोडियम एटम्स हैं, ये वाले सोडियम एटम्स डिपॉजिट होने लगेंगे क्रिस्टल पे। मैंने क्या करा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। मैंने क्या करा, NaCl के जो क्रिस्टल्स थे उन्हें हीट कर दिया कहीं ऐसी जगह पे रख के जहाँ पे सोडियम एटम प्रेजेंट थे वेपर में। ठीक है, तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में मैंने हीट करा है, तो क्या होगा, वो जो सोडियम वेपर था वो क्रिस्टल पे आके डिपॉजिट होने लगेगा, और जो क्लोराइड आयन है वो क्रिस्टल के सरफेस पे जाके डिफ्यूज़ होंगे, और जो सोडियम एटम यहाँ से जो क्रिस्टल के सरफेस पे आए थे वो क्या कर लेंगे, उनके साथ में कंबाइन कर लेंगे Na के साथ में, और क्या बना देंगे, क्रिस्टल के सरफेस पे NaCl बना देंगे। अब आप सब लोगों को पता होगा कि NaCl बनेगा तो क्या होगा, NaCl बनेगा तो सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, सबको पता होगा। ठीक है, ये बच्चों वाली बात है। दिस हैपन्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन। भाई सोडियम एटम जो डिफ्यूज़ होके आ रहे थे सरफेस पे क्रिस्टल के, वो इलेक्ट्रॉन जब तक लूज़ नहीं करेगा, जब तक Na पॉजिटिव नहीं बना लेगा, क्या वो Cl नेगेटिव के साथ में कंबाइन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सोडियम एटम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। अब होता क्या है कि जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाता है और एनायनिक साइट को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज़ एक्सेस ऑफ सोडियम। अब उसकी वजह से होता क्या है, क्रिस्टल के पास एक्सेस ऑफ सोडियम हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम हो गया। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। अब होगा क्या कि जो रिलीज इलेक्ट्रॉन था, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम ने लूज़ करा था Na पॉजिटिव बनाने के लिए, ये किसी एक एनायनिक साइट को, एनायनिक साइट मतलब जैसे मैं पीछे पढ़ा के आया था आपको, उसमें बताया था कि जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें कैटायनिक साइट, एनायनिक साइट सब होती हैं। जो एनायनिक साइट है उसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज़ एक्सेस ऑफ सोडियम। अब जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल के पास एक्सेस ऑफ सोडियम हो जाएंगे। द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। जो एनायनिक साइट ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं उन्हें एफ सेंटर्स बोलते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो है दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। इसी की वजह से क्रिस्टल जो होता है NaCl का वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। क्रिस्टल पे कलर क्यों आता है,
द कलर रिजल्ट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन था, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो एन ने लूज़ करा था, जो सरफेस पे डिफ्यूज़ हो गया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, इसके ऊपर जब लाइट आके गिरेगी विजिबल लाइट, तो क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और किस तरीके का कलर दिखाने लगेगा, येलो कलर का दिखाने लगेगा क्रिस्टल को। इसी तरीके से अगर आप यही एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराते हो LiCl पे, तो क्रिस्टल का कलर पिंक हो जाता है। KCl पे कराते हो तो एक्सेस ऑफ KCl यानी कि K पॉजिटिव का एक्सेस हो जाएगा, वो वायलेट कलर देगा। यहाँ पे लिथियम जो है वो एक्सेस में हो जाएगा तो वो पिंक कलर देगा। एक डायग्राम है इससे रिलेटेड, वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए डायग्राम, ये एक डायग्राम है जिसमें दिखा रखा है कि जो ये एनायनिक साइट थी यहाँ पे, ये एनायनिक साइट आके क्या कर लिया किसी ने, इलेक्ट्रॉन ने, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम ने लूज़ करा था, उसने आके ऑक्यूपाई कर लिया, उसने इस साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये जो साइट बची यहाँ पे, ये जो साइट रह गई अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है, इसी साइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ सेंटर बोल रहे हैं। एफ सेंटर क्यों बोला जा रहा है, कोई एक साइंटिस्ट थे जर्मन जिन्होंने डिस्कवर करा थे, ये सब चीज़ें बताई थी, फार्बेन जेंटर नाम था उनका, तो उन्होंने अपने उस पर एफ सेंटर इसको नाम दे दिया था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सब कुछ आपको पहले वाले से रिलेटेड कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। फर्स्ट में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, दूसरा देख लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट सबको पता है क्या है, मैंने स्फेयर की पैकिंग कुछ क्लोज इस तरीके से कर दी तो बीच में कहीं खाली जगह रह जाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो उस इंटरस्टिशियल साइट पे अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके उस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। ZnO इज़ वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। ZnO जो होता है जिंक ऑक्साइड, अगर रूम टेम्परेचर पे आप जिंक ऑक्साइड का कलर देखोगे तो वो सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन अगर आपने उसे हीट कर दिया तो वो Zn2 पॉजिटिव, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। ये रिएक्शन है, नॉर्मली समझ में आ रखी होगी सबको। अब होगा क्या कि जब उसने Zn2 पॉजिटिव लूज़ कर दिए, जिंक लूज़ कर दिया, ऐसा ही हुआ था ना पिछले वाले में भी, अभी ऊपर क्या हुआ था, Na पॉजिटिव बन गए थे, इसीलिए सोडियम एटम जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो गए थे, क्योंकि सोडियम एटम NaCl के पास भी थे और एक्स्ट्रा Na पॉजिटिव भी थे, तो सोडियम एटम एक्सेस में हो गए थे क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी हो रही है, Zn2 पॉजिटिव लूज़ हो गया तो एक्सेस ऑफ Zn हो जाएगा, उसके बाद एक्सेस ऑफ Zn हो जाएगा तो क्रिस्टल में क्या बन जाएगा, वही आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फार्मूला बिकम Zn1 + XO। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, जो भी पहले था फार्मूला उसमें एक एटम Zn2 पॉजिटिव का एक्स्ट्रा आगे जुड़ जाएगा, जो कि जिंक ऑक्साइड ने लूज़ करा था। ठीक है, चलिएगा आगे चल रहे हैं। अब इसमें किसी को समझ में नहीं आया होगा जिंक ऑक्साइड क्या है। जिंक ऑक्साइड कुछ भी नहीं है भाई, ये गैस है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक गैस है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी क्रिस्टल, किसी भी चीज़ का क्रिस्टल लिया होगा उस पर ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए Zn का ही था क्रिस्टल, ऐसे मान लीजिए आप लोग। मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ गए, मेटल डेफिशिएंसी समझिए कि मेटल की कमी हो जाएगी तो क्या क्या होगा। देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कम्पेयर टू द स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जिन्हें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए, तो स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, उनका हिल डुल जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब उनकी कॉम्पोजिशन, अगर हम एक्चुअली डीप स्टडी आप कॉम्पोजिशन की करते हो तो। फॉर एग्जांपल मैं FeO का बोलूँ तो सब लोग FeO लिख देते हैं उसे, लेकिन अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दें और परसेंटेज निकालने बैठे एक्चुअली, तो उसका फॉर्मूला FeO ना होके Fe पूरा 1 नहीं होता है, Fe कितना रह जाता है, 0.95 रह जाता है। याद होगा आपने 11th क्लास में एक क्वेश्चन करा था जिसमें हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालते थे, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई वैल्यू आती थी जिसे हम नियरली राउंड ऑफ करके 1 ले लेते थे। तो उसी तरीके से वैसे कोई डेटा से अगर मैं एक्सपेरिमेंटली चीज़ को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली करके देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जिसके वो क्या हैं, वो डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट कैसा है, क्या Fe ज़्यादा प्रेजेंट है, Fe तो 1 होना चाहिए था, है 0.95, तो क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी है इसके अंदर, तो इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी वाला डिफेक्ट। ठीक, चलिए। इन द क्रिस्टल ऑफ FeO some Fe2 positive cations are missing and the loss of the positive charge is made up by the presence of the required number of Fe3 positive ions। अब होता है क्या, क्रिस्टल में FeO के में कुछ Fe2 पॉजिटिव कैटायंस मिसिंग हो गए। ठीक है, जैसे अभी ऊपर दिखाया था मैंने आपको, ZnO के क्रिस्टल के अंदर बात हुई थी,
तो उसी तरीके से अगर FeO का क्रिस्टल है तो उसमें से Fe2 पॉजिटिव कैटायन क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज की जो कंपनसेशन है, जो पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति है, वो कौन करेगा, वो Fe3 पॉजिटिव आयन आके कर देता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन हम लेके आ जाएंगे और वो क्या कर देंगे, आगे जो कंपनसेशन है उसे दे देंगे क्रिस्टल के लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये, पेपर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी इनमें से, तो आप ज़्यादा नर्वस मत होइएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या है क्या चीज़ नहीं है। हल्का हल्का जो ब्रीफिंग है वो मैं देता जा रहा हूँ आपको, आप उतना ही ग्रेस्प करते जाइए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि चैप्टर का वेटेज ही 4 नंबर का है, तो इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। 7वीं वीडियो आज बन रही है और एक वीडियो इसके बाद रह जाएगी इस चैप्टर में, तो इतना सब कुछ अगर इतने डिटेल में भी आपने पढ़ लिया तो 4 नंबर पूरे हैं आपके। बाकी जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड जो है वो सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं और सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उनकी जो कंडक्टिविटी है वो किस में रेंज करती है, वो रेंज करती है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से। उनको किसी भी मेटल को या किसी भी सॉलिड को आप कंडक्टर बोल सकते हो जिसकी कंडक्टिविटी की रेंज इतनी है। ठीक, इंसुलेटर को बोल सकते हो आप, इंसुलेटर को क्या बोल सकते हो, जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻20 से लेकर 10⁻10 के बीच में लाई करती है, वो इंसुलेटर्स हैं। जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻6 से लेकर 10⁻4 के बीच में लाई करती है, वो सेमी कंडक्टर्स हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ वो कंडक्टर जैसी और कुछ प्रॉपर्टीज़ वो इंसुलेटर जैसी दिखाएंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं और नॉर्मली वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब देखते हैं कि कंडक्शन होता कैसे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का मेटल में कंडक्शन किस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ब्रीफ में है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इन्हें कहाँ, फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चैप्टर है पूरा सेमीकंडक्टर्स के नाम से। यहाँ एक देखो इतनी सी हेडिंग है सेमीकंडक्टर्स, वहाँ एक चैप्टर है पूरा सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बच्चा समझ लो उसका, ठीक है। और वहाँ जो होगा वो पूरे पिताजी मिलेंगे देखने के लिए, वहाँ सब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में सब चीज़ें। A conductor may conduct electricity through the movement of electrons. Metallic conductor belong to the former category and electrolytes to the latter। कुछ नहीं कह रहा है, बोल रहा है कि जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट होगी कब, जब वो मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है। अगर वो मॉल्टन फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, तो कौन कंडक्ट करेंगे, आयंस कंडक्ट करेंगे। Metal conduct electricity in solid as well as in molten state. The conductivity of metal depend upon the number of valence electrons available per atom। कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास अवेलेबल हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं उसके पास में, तो इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ज़्यादा कैरी कर सकता है, मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। किसी के पास में कम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कैरियर्स कम है, चार्ज कैरी करने वाला कोई नहीं है, तो कंडक्ट कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कहाँ से वो कंडक्ट करने वाला करेगा। The atomic orbital of metal atoms form molecular orbital which are close in energy to each other to form a band। क्या होता है, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल की थी वो कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना लेती हैं। सीखा था आपने मौत के अंदर, मौत क्या थी, MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा था कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रही थी। तो ये वही बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो पास पास में लाई करती हैं, जिनकी एनर्जी बहुत क्लोज है, वो क्या बना लेती हैं मिलके, बैंड बना लेती हैं, बैंड बना लेती हैं मिलके। इफ़ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ईजिली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेटल शोज कंडक्टिविटी। समझ में नहीं आया होगा, बोल रहा है कि अगर ये जो बैंड है ये पार्शियली फिल्ड है, भरा हुआ है कुछ इलेक्ट्रॉन से, या ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में। देखिए मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ। देखिए ये जो बैंड है, इस वाले में क्या बैंड है, ये पार्शियली फिल्ड बैंड है, और इसमें क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये एक एम्प्टी बैंड होता है, ये एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, जिसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसे, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, मैंने ये वैलेंस बैंड बताया हो ना बताया हो, तो ये ध्यान रखिए, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, शायद उल्टा बोला है। तो ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, हो जाती है गड़बड़ गर्मी की वजह से। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि वैलेंस बैंड अगर पूरा फिल्ड अप है इलेक्ट्रॉन से और वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज पाता है,
तो वो क्या होगा, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के एक्साइट करा के नहीं भेज पाता, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो मेटल के अंदर भाई, मेटल जो है हम कह रहे हैं मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते होंगे ना, जब भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा कब हो पाता है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ये बहुत पास पास में लाया करते हैं, या ये एक दूसरे से ओवरलैप ही कर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच पाना। इसीलिए मेटल्स क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही बात इंसुलेटर में करने लगो, तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है, इतना ज़्यादा गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की बस की बात नहीं है कि वो यहाँ से जंप करके यहाँ चले जाएँ, कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँच जाएँ। अब जब तक कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, जब तक कंडक्शन बैंड के पास में चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता। तो इसीलिए इंसुलेटर्स क्या नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि वाई डू इंसुलेटर्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो अब तक तो हम बोलते थे क्योंकि उनके पास में चार्ज कैरियर्स नहीं होते। अब हम क्या बोलेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप इतना होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके या जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, और कंडक्शन बैंड जब तक एम्प्टी रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए समझ में आई होंगी बातें। तो यहाँ पे आप पढ़ के देखेंगे तो ये सब चीज़ें यही लिखी हैं। यहाँ पे बताया गया आपको कंडक्टर के बारे में, और यहाँ पे बताया गया इंसुलेटर के बारे में। आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। किसी बच्चे को पॉइंट वाइज नोट करना है तो आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। जहाँ चीज़ें एनसीईआरटी से एज इट इज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है, कुछ कटिंग का नहीं है, वो मैं आपको एनसीईआरटी से करा देता हूँ। बाकी जहाँ कुछ बीच में ऐड करना होता है, कुछ हटाना होता है, कहीं से और एक्स्ट्रा टेबल या फ्लो चार्ट बनाना होता है, वो मैं हैंड प्रोवाइडेड नोट्स आपको दे ही दिया करूँगा, जैसे लगा रहा हूँ ऊपर, जैसे मैंने भी हैंड प्रोवाइडेड नोट्स ही थे आपके। अब सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। भाई हमने तो देख लिया ना कि इंसुलेटर्स में दूर दूर है वो दोनों बैंड, कंडक्टर्स में बिल्कुल पास पास में या ओवरलैप ही कर रहे हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में होता है कि ये जो एम्प्टी बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा सकते हैं अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ कर देते हो तो ज़रूर चले जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, देयरफॉर some electrons jump to the conduction band and show some conductivity. Electrical conductivity of semiconductor increases with rise in temperature. Since more electron can jump to the conduction band, substances like silicon and germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductors. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन्हें हम लोग बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। तो एग्जांपल भी दिया गया है आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर जैसी कंडक्टिविटी करानी है, तो हम लोग क्या कर देते हैं उसके लिए। भाई अभी ये सबको पता है कि अभी मैंने बताया कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से ज़्यादा करा दो, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ला के रख दो उसके पास में, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या, अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़। अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डोपिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग सबने सुना होगा कि ये स्पोर्ट्स में भी होता है डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सच इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन दैम। डोपिंग कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। अब कुछ को कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से क्यों करेंगे, हमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने थे उसे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से अगर आप डोपिंग कर देते हो या इम्प्योरिटी आप ऐसी ला के मिला देते हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को कैसे बढ़ाएगा, चार्ज कैरियर्स को कैसे बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है, डाउट आना भी चाहिए। जिसके दिमाग में डाउट आता है मतलब उसी को चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिसको डाउट नहीं आ रहा वो चीज़ें उतनी अच्छे बेहतर तरीके से या एक मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके से नहीं समझ रहा चीज़ों को। जितने ज़्यादा आपको डाउट्स आएंगे
लेकिन डाउट्स का कोई लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं बेतुके डाउट्स आए चले जा रहे हैं। जितने ज़्यादा आपको डाउट्स आएंगे उतना अच्छा आप अच्छे बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो होगा अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ चीज़ों को। कोई कहेगा कि बातों बातों में खा के बात टॉपिक को, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे और डोपिंग करेंगे। बहुत डिटेल में नीचे चल के आगे चल के सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, अगर मैं आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि डोपिंग के टाइप पे ले जाऊँ, डोपिंग के टाइप पे ले जाऊँ। एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच से कराते हैं तो एन टाइप बनता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से कराते हैं तो पी टाइप बनता है। क्या होता है एन टाइप, क्या होता है पी टाइप, ये हालांकि है तो डिटेल में फिजिक्स का, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो हम जब भी लेके आएंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर, उसमें ये कवर अप कराएंगे। ठीक, अच्छी लगी हो वीडियो, सब कुछ समझ में आया हो, धमाकेदार लगी हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। देख के सब बस काम कर लेते कॉपी में, लाइक करता नहीं कोई। लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।